जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर बेस्ड टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना था डिमांड के बारे में, और डिमांड में दोस्तों हमने क्या जाना था वो आपको थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। और इससे सबसे पहले हमने दोस्तों बताया था आपको कि मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच के बारे में बताया था, और जिसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जिसे मैंने शॉर्ट में बताया था पीईडी, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जिसे हम कहते हैं मांग की कीमत लोच क्या होती है। और इसकी पीईडी की आपकी 5 स्थिति थी। एक में क्या था दोस्तों कि डिमांड ज़्यादा थी, यानी कि डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन किया जा रहा था और आपका जो प्राइस था उसमें कम परिवर्तन देखने को मिल रहा था। यानी कि जब डिमांड में परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिला या ज़्यादा हो प्राइस से, तब पीडी की वैल्यू क्या होती थी। और ये दोस्तों इसके लिए इस पर ये आप कह सकते हो इसके अंदर कौन कौन सी वस्तुएं आती थी। और दूसरी स्थिति थी आपकी प्राइस में जब ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले और डिमांड में थोड़ा कम देखने को मिले, तो ये दूसरी स्थिति थी। और तीसरी स्थिति में दोस्तों डिमांड और आपका प्राइस दोनों बराबर रहते थे। और चौथी स्थिति ऐसी थी जिसमें डिमांड हमारी जीरो हो जाती थी, तब दोस्तों प्राइस क्या रहते थे, प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता था। और हमारी जब प्राइस जीरो हो जाते थे तब हमारी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता था और हमारी पीडी की वैल्यू क्या होती थी। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने जाना था डिमांड में। और आज हम देखने वाले हैं सप्लाई के बारे में, जिससे हम सप्लाई को हिंदी में आपूर्ति के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इजी भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि आपूर्ति क्या होती है। जो हमें बाज़ारों में जो भी वस्तु उपस्थित होती हैं, और वो हमारे लिए कहीं न कहीं आपूर्ति यानी सप्लाई का ही काम करती हैं। जितनी भी बाज़ारों में वस्तुएँ उपस्थित होती हैं उनके एक फ़िक्स प्राइस होते हैं, और वो फ़िक्स प्राइस अगर हमारे पास हैं तो वो हमारे लिए दोस्तों आपूर्ति यानी सप्लाई का काम करती हैं। तो वही डेफ़िनेशन में दोस्तों ये दे रखा है इसमें कि एक निश्चित कीमत पर वस्तु की उपलब्धता हो या कोई सेवा हो, सेवा की उपलब्धता हो, तो से वो ही आपकी आपूर्ति कहलाती है। ये आपको डेफिनेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपके फिक्स प्राइस हों, और वो कोई भी वस्तु या सेवा कुछ भी हो, उसकी आपके पास उसकी गुड्स कोई वस्तु हो या आपके पास कोई सेवा हो, उसकी अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है या उपलब्धता है, तो वो आपको आपको दोस्तों आपकी सप्लाई यानी आपूर्ति कहलाती है। अब दोस्तों इससे पहले मैंने आपको डिमांड में क्या बताया था, डिमांड में भी दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपकी दोस्तों आपकी एक तो इच्छा होनी चाहिए किसी चीज़ को खरीदने की, और दूसरा आपके पास क्षमता हो, यानी किसी चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास पैसा हो या क्षमता हो। तो डिमांड में ये दोनों चीज़ें देखते थे हम, और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो वो हमारी मांग नहीं कहलाती थी। इसी तरीके से आप सप्लाई देख सकते हो। सप्लाई में अगर दोस्तों आपके पास फिक्स प्राइस नहीं है तो वो आपके लिए सप्लाई अप्लाई नहीं हो सकती है। अगर यदि आपके पास फिक्स प्राइस है तो आपके लिए वो सप्लाई अप्लाई हो सकती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताऊं, जैसे कि एग्जांपल में जैसे मारुति सुजुकी एक कंपनी है, और यहाँ पर जो दोस्तों आपकी यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं मारुति मारुति सुजुकी कंपनी की, तो उनकी एक किसी गाड़ी की कीमत है, यानी कि मैं जान बता देता हूँ आपके 5 लाख रुपए, यानी कि ये हमारा फिक्स प्राइस है। ये हमारा फिक्स प्राइस है, और हम इस मान के चलो मैं इस शोरूम पर जाता हूँ और यहाँ गाड़ी गाड़ी को खरीदने के लिए इस मारुति सुजुकी के शोरूम पर, और यहाँ पर जाकर पता चला कि यहाँ पर गाड़ी की जो कीमत है वो आपकी 5 लाख है, फिक्स प्राइस है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा यहाँ पर 5 लाख रुपए कीमत है, लेकिन दोस्तों मेरे पास जो थे वो 1 लाख रुपए थे। यानी कि मेरे पास फिक्स प्राइस नहीं है। जो यहाँ 5 लाख फिक्स प्राइस थे वो मेरे पास फिक्स प्राइस नहीं है। तो मेरे पास फिक्स प्राइस नहीं है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी कंपनी है ये, इसके पास तो पूरा स्टॉक है, यानी तो ये कंपनी आपकी स्टॉक कहलाएगी, स्टॉक इसके पास है। यानी ये कंपनी आपकी जो है वो ये आप कह सकते हो मारुति सुजुकी कहलाएगा, ये आपका स्टॉक।
और लेकिन दोस्तों मेरे पास अगर अगर ये मेरे पास दोस्तों ये फिक्स प्राइस पर ये गाड़ी अप्लाई बन बन जाए, तो यानी कि आप कह सकते हो, यानी मेरे पास इतना रुपया होना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे मैं इस गाड़ी को परचेज कर लूँ। यानी तो ये मेरे फिक्स प्राइस पर अप्लाई बन जाएगी, यदि मेरे पास इतना पैसा है तो बनेगी, वरना अगर मेरे पास नहीं है तो ये फिक्स प्राइस पर अप्लाई नहीं बन पाएगी। तो यदि दोस्तों मेरे पास इतना पैसा आ जाए, यानी कि 5 लाख रुपये यदि मेरे पास आ जाता है, तो मैं इससे परचेज कर सकता हूँ। तो यानी मेरे पास जो फिक्स प्राइस है, ये मेरे पास फिक्स प्राइस आ गया है, और इस फिक्स प्राइस पर ये अब अवेलेबल हो जाएगी। और तो ये मेरे लिए दोस्तों ये बन जाएगी सप्लाई, क्योंकि मेरे पास फिक्स प्राइस आ गया। मान के चलो मेरे पास फिक्स प्राइस आ गया, तो अब ये मेरे लिए वस्तु जो है, जो गाड़ी है वो अवेलेबल है, तो ये मेरे लिए अब सप्लाई कहलाएगा। इससे पहले मेरे पास फिक्स प्राइस नहीं थे तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा रहा था। अब जब मेरे पास फिक्स प्राइस अवेलेबल है, तो ये मेरे लिए दोस्तों सप्लाई बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यही पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप कह सकते हो जब तक मेरे पास फिक्स प्राइस नहीं होगा तब तक ये मेरे लिए अप्लाई नहीं बन सकता है, और जब मेरे पास फिक्स प्राइस हो जाएगा तब इस वस्तु पर, यानी कि फिक्स प्राइस पर ये अप्लाई बन जाएगा। मेरे पास ये इतना पैसा आ जाएगा तो इस फिक्स प्राइस पर ये अप्लाई बन जाएगा, यानी मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि इसे मैं परचेज कर सकूं, तो ये मेरे लिए सप्लाई कहलाता है। अब दोस्तों जैसे मैंने डेफिनेशन में बात बताई थी, यानी किसी भी कोई भी फिक्स प्राइस है, अगर उस वो वस्तु या सेवा वो अवेलेबल है तो उसको ही हम सप्लाई कहते हैं। और वो फिक्स प्राइस अगर मेरे पास आ जाता है तो वो मेरे लिए भी एक सप्लाई बन जाती है। कोई वस्तु दोस्तों कोई वस्तु है, उसकी उपलब्धता के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए मेरे पास खुद फिक्स प्राइस होने चाहिए, तो मेरे लिए वो सप्लाई बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब दोस्तों सप्लाई के बारे में बात करें, सप्लाई भी दो प्रकार की होती है। सप्लाई जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक इंडिविजुअल सप्लाई, एक मार्केट सप्लाई, जिसे वैयक्तिक से आपूर्ति कहते हैं और इधर बाजार आपूर्ति कहते हैं। अब इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? ये सप्लाई दोस्तों सिंगल फर्म के द्वारा की जाती है, और मार्केट सप्लाई जो होती है वो दोस्तों बहुत सारी सप्लाई, यानी बहुत सारी फर्म होती हैं, कंपनियां होती हैं, उनके द्वारा ये सप्लाई की जाती है। अब दोस्तों सिंगल फर्म क्या होता है, ऑल फर्म्स के बारे में जानते हैं। सिंगल फर्म के बारे में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो, जब हम एक कंपनी की बात करते हैं, जब हम एक कंपनी की बात करें तो वो सिंगल फर्म कहलाती है। यानी कि दोस्तों फर्म वो होती है, वो सिंगल यूनिट में हो, उन्हें हम फर्म कहते हैं। जो सिंगल यूनिट में होती हैं उनको हम फर्म कहते हैं, और जो दोस्तों ग्रुप में होती हैं उनको हम, जब दोस्तों एक फर्म की बात करेंगे तो वो आपकी कंपनी कहलाती है। जब हम एक कंपनी की बात करेंगे जब एक कंपनी की बात करेंगे तो वो आपकी फर्म कहलाती है। यहाँ दो टर्म आपको समझने, एक फर्म होता है और एक दोस्तों इंडस्ट्री होता है। एक फर्म होता है और एक इंडस्ट्री होता है। जब हम एक कंपनी की बात करते हैं तो वो फर्म कहलाती है। अब जब दोस्तों एक कंपनी से अधिक की बात करें, एक कंपनी से अधिक की बात करें तो वो हमारी इंडस्ट्री कहलाती है। अब जैसे दोस्तों आपकी रिलायंस है, रिलायंस एक सिंगल यूनिट में है, एक से रिलायंस एक कंपनी है, तो ये आपकी फर्म कहलाएगी। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी, ये हमारी रिलायंस हो जाए और आपकी वोडाफोन हो जाए, एयरटेल हो जाए, इन सभी कंपनियों को दोस्तों, ये सभी की सभी फर्म आपकी टेलीकॉम के अंदर आएंगी। ये सभी की सभी आपकी टेलीकॉम के अंदर आएंगी, और जो टेलीकॉम ये आपका जो कहलाएगा, ये कहलाएगा इंडस्ट्री। ये कहलाएगा इंडस्ट्री। ऐसे ही आपका दोस्तों बैंकिंग सेक्टर है। अगर हम सिर्फ अगर अगर एक बैंक के बारे में बात करें, एसबीआई के बारे में, तो ये आपकी एक तरीके की फर्म हो जाएगी, सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं।
अगर हम दोस्तों बहुत सभी बैंकों के बारे में बात करें, एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा है, इन सभी बैंकों के बारे में बात करें तो ये आपका कहलाता है बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री यानी जब एक सिंगल यूनिट एक कंपनी के बारे में बात करें तो वो फर्म कहलाता है, जब एक से अधिक कंपनियों के बारे में बात करें तो वो इंडस्ट्री कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम रिलायंस की बात करें तो फर्म हो जाती है, टेलीकॉम आपकी इंडस्ट्री हो जाती है। अगर आरबीआई की आपकी पीएनबी बैंक के बारे में बात करें तो आपकी एक फर्म हो जाएगी। अगर बहुत सारी कई सारी बैंकों के बारे में बात करें तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा पॉइंट। तो ये अच्छा, ये हमारी इंडिविजुअल सप्लाई जो होती है वो आप कह सकते हो, इंडिविजुअल में आप ये कह सकते हो किसी एक फर्म के द्वारा आपूर्ति की जाती है तो उसे हम इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं। और जब जब दोस्तों जितनी भी फर्म होती हैं उस मार्केट में, बाजार में, उन सभी फर्म के द्वारा जितनी भी आपूर्ति की जाए उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई। मार्केट में तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां सप्लाई करती रहती हैं, देती रहती हैं, बैंकिंग अपनी सेवाएं दे रही हैं, अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। और आपकी दोस्तों जैसे कि आपकी ये टेलीकॉम कंपनियां, ये अपनी बहुत सारी कंपनियां, जियो है, एयरटेल है, ये जितने भी हैं अपनी सेवाएं, टेलीकॉम जो है वो बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। तो इस तरीके की जो सेवाएं उपलब्ध हैं वो दोस्तों फिक्स प्राइस पर जो सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जो वस्तु की उपलब्धता होती है, उसको हम मार्केट सप्लाई के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जानते हैं लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात करें, आपूर्ति और कीमत पर निर्भर करती है। जो आपूर्ति होती है वो आपकी कीमत पर निर्भर करती है। यानी दोस्तों आपको डेफिनेशन थोड़ा जानना है, लॉ ऑफ सप्लाई सप्लाई क्या होता है। आपूर्ति कीमत पर निर्भर करती है और तथा कीमत और आपूर्ति में सीधा संबंध होता है। यहाँ पर आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ। जैसे हमारा ये कोई मान के चलो प्रोडक्ट है, ये हमारा कोई प्रोडक्ट है, वस्तु है। अगर दोस्तों अगर दोस्तों इसका जितना प्राइस है, मान के चलो इसकी जितनी भी प्राइस है, जितनी भी कीमत है, उतनी हमारी सप्लाई रहने वाली है। ठीक है। अगर दोस्तों मैंने इसके प्राइस बढ़ा दिए, अगर मैंने इस वस्तु के प्राइस बढ़ा दिए, इस वस्तु के अगर मैंने प्राइस बढ़ा दी तो आपकी ऑटोमेटिक बात है कि आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो वही पॉइंट बताया गया है, आपूर्ति जो होती है वो कीमत पर निर्भर करती है। अगर किसी की वस्तु की जो कीमत है अगर बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों कीमत और आपूर्ति में सीधा संबंध का मतलब यही हो गया, यदि आपकी प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, यदि प्राइस घटेंगे तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो सीधा संबंध का मतलब एक दूसरे में दोस्तों बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। सीधा संबंध का मतलब ये हो गया। तो वही पॉइंट दे रखा था यहाँ पर दोस्तों, प्राइस अगर बढ़ते हैं तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कोई भी, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, अगर कोई भी वस्तु है हमारी, उस वस्तु, मान के चलो किसी की वस्तु यानी कोई पेन है, पेन को बनाने में यानी कि जो कॉस्ट प्राइस लगती है वो 10 रुपये लगती है। अब हम इसको दोस्तों बेच रहे हैं 15 रुपये में। इसको हमने बेचा कितने में? 15 रुपये में। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। यानी कि यहाँ पर हमें जो सीधा फायदा हो रहा है, यहाँ जो फायदा हुआ है वो हमें हुआ है 5 रुपये का, यानी कि प्रॉफिट हुआ है हमें 5 रुपये का। यदि आपके दोस्तों इसके प्राइस बढ़ जाए, ये आपका 20 रुपये की बिचने लगे, 20 रुपये की बिचने लगे, तो यानी कि यहाँ पर जो आपके हमको जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो सीधा का सीधा 10 रुपये देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हो, ये अगर हमारी अगर अगर हमारी ये कॉस्ट जो है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अगर ये कांस्टेंट रहती है तो हमें प्रॉफिट भी बहुत बढ़ता है, और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यानी कि जो उत्पादक भी दोस्तों होते हैं वो भी चाहेंगे कि हमारी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़े। प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही पॉइंट में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हो कि कॉस्ट अगर हमारी कांस्टेंट रहती है तो दोस्तों हमारी, या आप कह सकते हो स्थिर रहे, तो हमारे जो प्राइस है, प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट भी हमारा बढ़ जाता है। प्रॉफिट भी जो होता है वो भी इंक्रीज देखने को मिलता है। और जितने भी उत्पादक होंगे, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाए। वो भी चाहेंगे कि तो प्राइस बढ़े तो ऑटोमेटिक बात है कि सप्लाई चाहेंगे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। तो वही है दोस्तों, आपूर्ति जो होती है, आपूर्ति होती है, सप्लाई जो होती है वो कीमत पर ही निर्भर करती है। यानी कीमत जब बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है। यानी सीधा संबंध बताया गया है। इसमें थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं।
ग्राफ क्या कहना चाह रहा है? ग्राफ ग्राफ में बताया गया है, अगर दोस्तों किसी वस्तु की, ये हमने इधर ले लिए प्राइस है, ये हमारे इधर हमारी सप्लाई है। अगर हमने कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, अगर उसकी प्राइस P1 है तो उसकी सप्लाई आपकी S1 हो जाएगी। यदि हमने उसके प्राइस बढ़ाकर P2 कर दिए तो इसकी जो सप्लाई हो जाएगी वो S2 हो जाएगी। सप्लाई बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी सप्लाई भी बढ़ती हुई जाएगी। अगर हमने प्राइस P3 कर दिए तो उसकी सप्लाई आपकी S3 हो जाएगी। अब दोस्तों इसका जो स्लोप बन रहा है, यानी आप कह सकते हो, आप आप ये जो आपका दोस्त जो कर्व है, इसका जो दोस्तों स्लोप बन रहा है वो ऊपर की ओर बन रहा है। ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके प्राइस बढ़ने के साथ साथ इसकी सप्लाई भी बढ़ जा रही है। इस स्लोप को हम कहते हैं ऊपर की ओर ढलान, यानी कि अपवर्ड स्लोप पे। हमने जब दोस्तों डिमांड बढ़ा था, तो डिमांड में क्या था, हमारे प्राइस जितने कम रहते हैं तो डिमांड ज़्यादा रहती है, प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती जाती है, और प्राइस बढ़े तो और डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दोस्तों था वो डाउनवर्ड स्लोप था। यहाँ पर डिमांड में डाउनवर्ड स्लोप था, और यहाँ जो है हमारा अपवर्ड यानी ऊपर की ओर ढलान है, इधर नीचे की ओर ढलान था। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें ऊपर की ओर ढलान देखने को मिलता है। और दोस्तों एक स्टेज ऐसी आती है लास्ट में कि जब आपके प्राइस और आपकी सप्लाई दोनों क्रॉस कर जाते हैं। सप्लाई भी और दोस्तों ये दोनों आपके क्रॉस कर जाएंगे। ये दोनों जब क्रॉस कर जाते हैं तो आपके जो प्राइस हैं, प्राइस फिर चाहे आप दोस्तों कितने भी बढ़ाते जाओ, प्राइस आपको कितने भी बढ़ाते जाओ, लेकिन आपकी सप्लाई नहीं बढ़ने वाली। जो सप्लाई होती है वो दोस्तों फिर नहीं बढ़ती है। प्राइस आपके कितने भी बढ़ते जाएं, फिर सप्लाई उतनी की उतनी ही रुक जाती है, सप्लाई नहीं बढ़ती है। जैसे दोस्तों हम रबड़ को जैसे खींचते हैं, जैसे जितनी खिंच जाती है उतनी खिंचती है, फिर आप कितना भी करते जाओ फिर वो नहीं खिंचेगी। उसकी जितनी क्षमता होती है उतनी ही खिंचेगी, उसके बाद तुम कितना भी खींचो वो फिर नहीं खिंचने वाली। इसी तरीके से प्राइस कितने भी बढ़ाते जाओ, लेकिन जब तक वो सप्लाई जब उसकी क्रॉस कर जाएगी, प्राइस और सप्लाई जब क्रॉस कर जाते हैं आपस में, तो फिर वो सप्लाई उसकी नहीं बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों सप्लाई के कुछ और पॉइंट्स भी हैं। सप्लाई को हम दूसरी तरीके से भी और कैटेगराइज करते हैं सप्लाई को। अब एक दोस्तों आप देख सकते हो, एक जो है इसे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो जॉइंट सप्लाई है जिसे संयुक्त आपूर्ति कहते हैं, और एक कलेक्टिव सप्लाई है जिसे हम सामूहिक आपूर्ति के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये हमारी जॉइंट सप्लाई होती है, ये जो होती है इसके लिए हमारे पास उत्पादक एक स्रोत जो होता है वो एक स्रोत होता है। स्रोत एक हो गया। अब इस स्रोत से हमको जो दोस्तों उत्पाद जो मिलते हैं वो कई सारे मिल जाते हैं। एक उत्पादक मिल गया, दो उत्पादक, तीन उत्पाद मिल गए, तीन चार उत्पाद, यानी कि हमारा स्रोत एक है लेकिन हमारे उत्पाद जो मिले हमको बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इस तरीके की दोस्तों सप्लाई जो होती है वो संयुक्त आपूर्ति यानी संयुक्त जॉइंट सप्लाई कहलाती है। यानी जब एक स्रोत से कई उत्पाद जब हमको प्राप्त हो जाते हैं तो वो हमको तो हम उससे जॉइंट सप्लाई यानी संयुक्त आपूर्ति के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। इसकी उल्टी दोस्तों आपकी सामूहिक आपूर्ति होती है। सामूहिक आपूर्ति में क्या होता है, यहाँ पर उत्पाद बहुत सारे होते हैं। जैसे उत्पाद बहुत सारे नहीं होते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो स्रोत होते हैं वो कई सारे होते हैं। स्रोत कई सारे होते हैं स्रोत कई सारे होते हैं, तब दोस्तों एक उत्पाद बनता है। यहाँ पर क्या होता है, तब एक उत्पाद बनता है। और यहाँ पर दोस्तों एक स्रोत से बहुत सारे उत्पाद बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्रोत से सिर्फ एक उत्पाद बनता है। तो इसको हम कलेक्टिव सप्लाई या सामूहिक आपूर्ति कहते हैं। अब ये दोस्तों संयुक्त आपूर्ति क्या आती है, जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास कोई आप कह सकते हो क्रूड ऑयल है। ये क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल है जो हमने जमीन से निकालते हैं। अब इस कच्चे तेल से दोस्तों हमारे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। एक आपकी पेट्रोल बनती है, एक आपका डीजल बनता है, एक आपकी गैसोलीन बनती है, और एक दोस्तों आपका जिससे हम कहते हैं एक हमारा केरोसिन का ऑयल बनता है। तो एक स्रोत से कई सारे उत्पाद बने कि नहीं बने, तो ये हमारी कहीं ना कहीं एक तरीके से सप्लाई है। तो इस सप्लाई को हम कहते हैं संयुक्त सप्लाई यानी संयुक्त
आपूर्ति के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, कच्चा तेल हो गया जिससे हम पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा संयुक्त संयुक्त आपूर्ति है। जैसे भैंस है, भैंस का जो दोस्तों, भैंस हमारा मान के चलो एक स्रोत है। अब इससे हम दूध भी प्राप्त कर सकते हैं, मांस भी प्राप्त कर सकते हैं, दही हो गया, पनीर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखने रखना है। भेड़ हो गया, मांस भी, और ऊन, दूध, इससे कई सारे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की जाती हैं। स्रोत एक है लेकिन दोस्तों इसके उत्पाद कई सारे हैं। तो इसको हम कहते हैं संयुक्त आपूर्ति। और ये क्या था दोस्तों, स्रोत कई कई स्रोत से एक उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे कि दोस्तों आपके स्रोत कई सारे होते हैं, जैसे हमारा ताप विद्युत गृह होता है, और जल विद्युत उत्पाद होता है, नाभिकीय विद्युत उत्पाद होता है। इन सभी से दोस्तों हमको एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, जो कि विद्युत। स्रोत कई सारे हैं। ताप विद्युत दोस्तों थर्मल पावर के भी द्वारा हमको, और जल विद्युत के द्वारा भी। जल विद्युत यानी जल से भी हमें बिजली प्राप्त होती है, नाभिकीय विद्युत से भी हमें बिजली प्राप्त होती है, यानी कई स्रोत से हमें एक ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों संयुक्त यानी कलेक्टिव, सॉरी दोस्तों, सामूहिक आपूर्ति के नाम से जानते हैं, कलेक्टिव सप्लाई के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए, और जितनी भी सेवाएं होती हैं वो दोस्तों ऑल सर्विसेज भी इसी का उदाहरण आते हैं। और दोस्तों ये हमारा आपूर्ति चैप्टर एंड हो गया। अब दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।